गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोगों को क्लास 10th का साइंस पेपर का सेट मॉडल सेट 4 कराने जा रहा हूं। तो यह 40 नंबर का पूछा जाता है। आपको समय 1.5 घंटा मिलता है। आप अच्छा से तैयारी करें। यह दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो तो परावर्तन कोण का क्या होगा। तो दोनों में जो हमारा जो एक रेखा खींची जाती है और उसमें जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री ये हो गया। और जो परावर्तन कोण होता है दोनों, तो वो दोनों जो कोण होता है वो 45 डिग्री करके 90 होता है। तो हमारा आंसर यह बी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहता है, तो मुख्य अक्ष जो होता है यह दोनों को मिलाता है। यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। तो यह 16 का एफ बराबर होता है r/2। तो इससे फार्मूला से हम लोग निकालेंगे तो 16 से 2 से गुना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा जाए जिससे कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो यह कहाँ रखा जाएगा। तो यह रखा जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में रखने से जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 6वां क्वेश्चन है, जल में सिक्का डालने पर उसे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना के कारण। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो यह कहाँ से होता है, प्रकाशिक केंद्र से यह विचलित नहीं होती है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित कर देता है। यह आपका ए नंबर हो जाएगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो हमारा यह प्रकाश को जाने कम बेसी करने के लिए यह है जो है पुतली करता है। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होती है। जरा दृष्टि दोष दृष्टिता होने का कारण क्या है। तो यह सामंजस्य की जो क्षमता वह घट जाती है जिससे वह जरा दृष्टि होता है। इस दूर को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी नेत्रक लेंस की क्षमता किसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है। तो यह समांजन कहलाता है। अब जो है निम्नलिखित कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करती है। तो कौन सी अभिक्रिया संतुलित करती है। तो ये मेरा सी हो जाएगा, संतुलित अभिक्रिया करती है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो हमारा यह जो है यह हमारा जो हो रहा है दोनों में, तो हमारा यह सी नंबर जो है CU है CuO, ये दोनों जो उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुछ द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान में के होता है तो बराबर होता है। इस जो समीकरण दिया गया है यह किस प्रकार का अभिकारक है। तो यह किस प्रकार का अभिकारक है यह। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिकारक है। इस A+ अम्ल समीकरण हो रहा है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो जल। उपरोक्त समीकरण में A क्या है। तो A क्या है, A क्या चीज़ है। तो A जो है हमारा यहाँ पर जो दिया गया है A मेरा जो है कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीला निम्नपत्र डालने पर लाल नहीं होगा। तो यह कौन सा हो जाएगा। तो हमारा यह जो NaOH से डालने पर यह नीला नहीं होगा। दिए गए किस लवण में स्टीरीकरण का जल मौजूद होता है। तो किस में होता है स्टीरीकरण का जल मौजूद हमारा है। तो हमारा यह CuSO4
5H2O, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए NaCO3 को प्रयोग किया जाता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H आयन उपस्थित रहता है। ये आपका बी नंबर हो जाएगा। 24 का ABCD दिया गया है, pH मान दिया गया है, तो कौन सा पदार्थ क्षारक है? तो 14 जिसका 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा मेरा कौन है? डी है, तो मेरा ये आंसर डी हो जाएगा। इसमें से किस प्रकार का जो चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में अभिक्रिया हो रही है? तो यह वियोजन का अभिक्रिया हो रही है। भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? तो यह सम्मोहन जो है वह उत्तरदायी है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के किस प्रकार का पोषण करता है? मनुष्य के परपोषी प्राणी परजीवी पोषण प्रणाली के अंदर में प्राणी है, जो यह अंदर में आता है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के उत्तरदायी के लिए यह लाइपेज एंजाइम जो है उत्तरदायी है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहलाता है। तो क्या है? तो यह जो आपका जो आंसर है आपका यहाँ श्वसन प्रक्रिया में जो टूटता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटकर संपन्न होता है। पौधे में पत्तियां द्वारा बनाए हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो यह सब फ्लोएम के द्वारा होता है। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन प्रक्रिया आवश्यक है। इस चित्र में दिखाए गए क्या कहलाता है? तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बीज के भ्रूण और उपयुक्त परिस्थितियों में नवोत्भिदी के विकसित हो जाता है। इसका प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में निषेचन होता है। जल विद्युत यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा जो आंसर हो गया हमारा, इस यंत्र निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाती है। हमारा सी नंबर जो है सही है। सौर ऊर्जा में उपयोग में सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? यह अत्यधिक महंगा होता है। और नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो यह क्या है? नाभिकीय विखंडन भंडार समस्या का उत्पन्न होती है। इसमें भंडार करना संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? तो LPG गैस का उपयोग करना सबसे अच्छा है। इसमें प्रदूषण का कोई चांस नहीं होता है। इसमें जो है निम्नलिखित में किस विद्युत यंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो तापीय विद्युत यंत्र में होता है।